करना ये हुआ कि बहुत जगह अप्लाई किया और कुछ जगहों से ऑफर्स आ गई, कुछ जगहों से नहीं आई, बट इवेंचुअली आई एंडेड अप इन मोबिलिंक somehow। और ये अब वो अर्ली जो 2000 का मोबिलिंक था जमाना है वो ना? एक आई थिंक वो एक बहुत ही क्या कहा जाएगा, एक अननोन जिन था वो इसलिए जिन था कि जब अच्छा, मैंने वो ज्वाइन, ये बात है अर्ली 2000 की, नहीं ये 2001 बात है 97 मई की, 97 की? अच्छा। 97 में, क्योंकि फरवरी में मैं वापस आया था और मई में हम्म। मुझे फिर मोबिलिंक के अंदर जॉब मिल गई थी। तो वो जो जॉब थी, वो जब मैं वहां एंटर हुआ तो वहां जो जबान बोली जा रही थी और जो लोग काम कर रहे थे और उसके अंदर टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी थी और नॉन टेक्निकल इंफॉर्मेशन थी, वो मेरे लिए बड़ी ओवरवेलमिंग थी और मुझे बड़ा अजीब सा फील होता था और मैं कहता था कि ये मुझे लेके ना बैठ जाए, मुझसे ना पूछना शुरू कर दें कि यार ये क्या होता है, वो क्या होता है, क्योंकि मैंने तो एक चैप्टर पढ़ा था कम्युनिकेशन का अपनी उसके अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, तो और मोबाइल इंजीनियरिंग का, लेकिन कोई डिटेल क्या है, कौन से सिस्टम्स लगे हुए हैं, क्या कुछ नहीं पता था। लेकिन वहां एक अलग जबान बोली जा रही थी उस जगह के ऊपर, स्टार्टअप था और सब लोग बिजी थे और 24/7 बिजी थे, यानी ओएमसीज लगी हुई थी, नेटवर्क जो है वो एक्सपेंड हो रहा था। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने मोबिलिंग ज्वाइन की थी उस पीरियड में तो 10 सेल साइट्स थी और जब मैंने 2000 में, सॉरी, पूरे कराची में? कराची में, कराची की हम्म। बात कर रहा हूँ, कराची के नेटवर्क में। और जब मैंने छोड़ी है 97 सितंबर में, तो हमने 100 सेल साइट्स कंप्लीट की थी। मेरी आखिरी सेल साइट जो थी वो थी पोर्ट कासिम के पास, जो टोयोटा का प्लांट लगा हुआ है उसके पास जो थी, वो पोर्ट कासिम की आखिरी मेरी सेल साइट थी। उसके बाद मैंने रिजाइन दे दिया था। तो 90 सेल साइट्स लगाई थी हमने पिछले, मतलब कोई 2 सवा 2 साल के अंदर। अब अंदाजा कर सकते हैं स्पीड ऑफ ग्रोथ, हम्म। और बड़ी छोटी सी टीम थी और हर कोई हर काम करता था और बेतहाशा करता था, और यू नो रात होती थी तो लोग जो है वो डिप्रेस होना शुरू हो जाते थे कि बस अब रात को भी काम करना है, क्योंकि रेडियो नेटवर्क को दिन में छेड़ नहीं सकते थे। दिन में वो रात ट्रैफिक में होता होता था। था, उसकी ऑप्टिमाइजेशन या उसकी जो ट्यूनिंग होती थी या जो भी काम होते थे, रिप्लेसमेंट्स होती थी हार्डवेयर की, वो फिर रात को होती थी। तो दिन और रात हो, काम ही काम। यानी कि ये पूरा स्टार्टअप वाला माहौल था, जिस तरह स्टार्टअप में फुल शुरू होता है काम। स्टार्टअप का माहौल था और यानी ऑल 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 हैंड्स ऑन द डेक था। एक रोलर कोस्टर चल रहा होता था, ये करना है, वो करना है, वो होना है, ये होना है, बीएससी अपग्रेड हो रही है, साइट सेल साइट्स लग रही हैं, मतलब इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन थी। और वो इंफॉर्मेशन मुझे बहुत 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 डराती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे तो कुछ आता नहीं है यहाँ पे इतना कुछ खास ये सारे के सारे जो हैं वो बड़े सारे चैंपियंस जो हैं वो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। घूम रहे हैं। और ये मेरे बताने का आपको मकसद ये है कि जब भी आप किसी नई चीज में आप एंटर होते हैं, आपको ये फीलिंग होती है कि यार शायद मुझे बिल्कुल नहीं पता और दूसरे लोगों को बहुत कुछ पता है। तो मैं उस बीच के फेज के अंदर मौजूद था, बट एनीवे चलता रहा, करते रहे, सीखते रहे। फिर आई थिंक 1 डेढ़ साल के बाद हमारे एक मोटरोला के सपोर्ट इंजीनियर आए थे, नदीम खान उनका नाम है, और वो पर्डू से पढ़कर आए थे, पहले मोबिलिंग में थे, फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया, पढ़ने चले गए, फिर मास्टर्स करके वापस आए और मोटरोला के सपोर्ट इंजीनियर बन गए और हमारे पास उनको डिप्यूट कर दिया गया कराची के अंदर। मोटरोला उस वक्त बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी मोबिलिंग के लिए, सीमेंस भी बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी मोबिलिंग के लिए, क्योंकि ये उनके वेंडर्स थे। और हम समझते थे कि यार ये तो पता नहीं कौन लोग हैं, जबरदस्त लोग चीते हैं, लोग इनको हैं। बहुत टेक्निकल नॉलेज है, मैनुअल्स हैं इनके हाँ। पास, और दे आर ऑन द कटिंग एज। हम क्योंकि बहुत ज्यादा काम फिजिकल भी करते थे ना, क्योंकि साइटें लग रही हैं, जनरेटर्स में डीजल डाल रहे हैं और एसी इंस्टॉल करवा रहे हैं और टावरों पे डिशें खिंचवा रहे हैं। तो वैसे मैं ये क्रेडिट दूंगा उस वक्त की मैनेजमेंट को कि काम हम सिर्फ हम नहीं कर रहे थे, सब कर रहे थे। मैंने अपने मैनेजर्स को ये काम करते हुए देखा। तो आई थिंक वो जो है ना, जो बैरियर ब्रेक होता है, वो पहले यही ब्रेक होता है कि देखो मैनेजर क्या कर रहा है, आपका सुपीरियर क्या कर रहा है। तो जब उनकी आस्तीनें चढ़ी हुई हमने देखी, जब हमने देखा कि वो डिशें चढ़ा रहे हैं और वो काम कर रहे हैं, तो आई थिंक वो इतनी जबरदस्त एग्जाम्पल सेट हुई थी कि हमें काम में कोई शर्म नहीं थी। हमें ये नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कनेक्टर्स बनाने सीख लिए थे, हम कनेक्टर्स बनाया करते थे। हमने कहा यार इसके सेल साइट्स हैं, इसके कनेक्टर बनाओ, इसके बनाओ, स्विच के बनाओ, इसके बनाओ, उसके बनाओ। और एक बहुत ही जबरदस्त
हमारे साथ होते थे जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। उनका नाम है खलाक अहमद, और उनके पास सारा असाइनमेंट जो है केबलिंग का और इन सब चीज़ों का हुआ करता था, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और यही चीज़ उन्होंने मुझे सिखाई थी काफ़ी। मैं बड़ी ग्रेटफुल हूँ उनका। कराची में होते हैं वो, और मतलब बहुत मज़ा आया। हाँ। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. हाँ, मेरे ख़्याल में ये एनवायरनमेंट जो है, ये जो कॉलेज ग्रेजुएट्स होते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, क्योंकि जो आपको लर्निंग वहाँ से मिलती है ना ग्राउंड लेवल पे, वो फिर आपको आगे करियर में कहीं नहीं मिलती। वो आपकी बेस बनाती है। जब आप एंटर हो ना, और अगर आपने ये लगा दिया ना कि कौन बॉस है, कौन ये है, कौन नीचे है, कौन ऊपर है, आई थिंक आप गए। हुँ। आप एंटर हो और आप ये देखें यहाँ उस्ताद कौन है, यहाँ के चैंपियंस कौन कौन से, यहाँ कौन लोग हैं जो कि इस पूरे की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ना खींच रहे हैं। हुँ। तो अगर वो आपने 3-4 लोग आइडेंटिफाई कर लिए और आप उनके साथ चिपक गए, रिगार्डलेस के बिल्कुल। कौन कहां पर है, मैं ये कह रहा हूं ना, हुँ, कौन, ये मैं नहीं देख रहा कि वो नीचे हैं या ऊपर हैं या बराबर के हैं कहीं, नहीं, जस्ट डोंट केयर। आप हुँ। सिर्फ उन लोगों को जाके पकड़ लें कि भाई ये तो उस्ताद लोग हैं, और इनके साथ इन्हीं से में एक एक सीखना है। मिनट अगर स्पेंड करूंगा तो देखो मैं क्या बनता। तो हुँ। ये अच्छा, बड़ा। ये एक बहुत मिसिंग एलिमेंट है, जो मुझे लगा नज़र आया है कि जो हम यूनिवर्सिटी से निकले थे एनईडी से उस ज़माने में, तो हमें इस किस्म की कोई गाइडेंस नहीं थी कि भाई जब आप इंडस्ट्री में एंटर होंगे तो आपने किस तरह अपना पाथ सेट करना है, किस तरह लर्निंग करनी है। हम कुछ नहीं पता था हमें। ये हम आहिस्ता-आहिस्ता जब हम जॉब में गए, करियर हमने स्टार्ट किया, तो फिर हमें लाइफ़ ने खुद सिखाया कि भाई देखो इस तरह होता है, इस तरह सीखते हैं। लेकिन अगर मेरे ख़्याल में अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे इस तरह की एजुकेशन थोड़ी-सी दी जाए, करियर कोचिंग दी जाए, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ सकता है, जो नए इंजीनियर जो है निकल के आ रहे हैं। जी, यासीन, वो है ना हमारी हिरार्की, है ना, हिरार्की का सिलसिला जो है ना, हुँ। ये ऊपर हैं, ये नीचे हैं, ये हैं, मैं तो इंजीनियर हूं, मैंने तो इंजीनियरिंग की हुई है। ये हमारा सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है नॉलेज गेन करने का, क्योंकि हुँ। नॉलेज का कोई ओनर नहीं होता, कोई भी बिल्कुल। ओनर नहीं होता, और कहीं पे भी वो नॉलेज मिल सकती है डिपेंडिंग के आप उस नजर से उसको देख रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो सिलसिला है, ये इंशाल्लाह हम एक और सेशन में भी करेंगे। और ये चीज पता है मैंने कहाँ जाके इस चीज को रियलाइज किया कि ये मेरे सिस्टम के अंदर थी तो वो एक्टिवेट हुई थी, लेकिन इस चीज को मैंने कहाँ रियलाइज किया, सिलिकॉन वैली में। मैंने तकरीबन 10 दिन स्पेंड किए सिलिकॉन वैली के अंदर। मैं गे ऑब्वियसली वो एक अलग स्टोरी है, पूरी मैं बताऊंगा, लेकिन जब मैंने वहां जाके देखा है कि भाई वहां तो किसी चीज का रिगार्ड नहीं है। कोई हुँ। 70 साल का बंदा है या कोई 18 साल की लड़की है या कोई वो खातून है कोई 50 साल की, 40 साल की, जिस तरह का नॉलेज एक्सचेंज वहां हो रहा है, वो कोई हिरारकी का सीन ही कोई नहीं है। वो ऐसे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं जैसे बराबर के हैं सारे के सारे। और वो जो फ्लो बिल्कुल। ऑफ इंफॉर्मेशन है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, वो जज होता है कि वो उस इंफॉर्मेशन की क्वालिटी क्या है। वो इस चीज पे बिल्कुल। जज नहीं हो रहा कि वो आप कह रहे हैं। मुझे याद है कि जब मेरी वाइफ़ आई थी यूके, मैं यूके में भी रहा हूँ ना 12 साल, तो मैं एक दफ़ा उसको अपने ऑफ़िस लेके गया ना, तो मैंने अपना ऑफ़िस दिखाया, तो बिल्कुल ओपन स्पेस, कोई क्यूबिकल नहीं है, कुछ नहीं। मैंने जब भी वहाँ कोने में बैठा हुआ है, तो कह रही है कि मतलब आपके बॉस कहाँ बैठते हैं? वो नज़र नहीं आ रहा है मुझे, मतलब उनका तो कोई बड़ा ग्लास डोर किसी का ऑफ़िस होना चाहिए। मैंने कहा यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है। वो जो हाँ। कंपनी है ना, वो है क्या, वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। हुँ। और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन में अगर आप बैरियर्स लगाएंगे
कि मैं ऊंचा हूं, तुम नीचे हो, तुम यहाँ के हो, मैं वहां के हो। बेसिकली आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को मार दिया, बिल्कुल। क्योंकि वो कोई बादशाह थोड़ी है ऑर्गेनाइजेशन। कोई कोई मिनी मिनी क्या कहते हैं, दरबार थोड़ी लगे हुए हैं किसी के अंदर कि जी वो बादशाह बिल्कुल। ने ये कह दिया तो वो सब ठीक है, और वजीर आजम का अक्ल का काम है तो वो ये करेगा। हाँ। इंसानों में तो ये चीज है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबको अकल दी है, और जब अकल दी है तो अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर अकल से फायदा नहीं उठाया तुमने किसी की भी, चाहे वो किसी बच्चे की हो, तो क्या किया? कुछ भी नहीं हम्म। किया। तो एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो मेरा जो एक्सपोजर रहा ना वो मोबिलिंग में उस्तादों के साथ रहा था, क्योंकि मैं तो जहां जाता था मैं कहता था यार ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है, सीखनी चाहिए, मुझे नहीं आती। और ये इसमें सबसे बड़ा रीजन सीखने का ही था कि मुझे नहीं आता, मुझे नहीं पता, ये डर था मेरे अंदर, और इसीलिए मैं सीखे जा रहा था। मैंने कहा ये भी सीख लो, ये भी सीख लो, ये भी सीख लो, जॉब पक्की करो। क्योंकि अगर किसी दिन लेके बैठ गए ये कि यार ये कैसे होता है और वो क्या होता है और ट्रांसकोडर्स क्या होते हैं, वो कहते हैं, वो तो फिर फारिग कर देंगे, वो कहेंगे तुम्हें तो ये पता ही नहीं है कुछ भी। तो खैर एनीवे, तुम्हें बताया मैं आपको कि नदीम खान की एंट्री होती है, हम्म। और नदीम खान से हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि माशाल्लाह नदीम हैं भी बड़े अच्छे, बातें भी बड़ी अच्छी करते हैं, और एक्सपोजर उनका दुनिया का। तो वो जो है वो हर कुछ अरसे के बाद कोई ना कोई नई चीज निकालते, और वो आ जाते और कहते यार इसको जरा चेक करना नेटवर्क के अंदर। हम लोग जाते नेटवर्क में, चेक करते, वो मसला निकल आता। अब निकल आता तो फिर कहते यार इसको सॉल्व करना है, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो नदीम खान वाज बिकमिंग अ हीरो कि यार ये देखो मोटोरोला का बंदा है, देखो उसको कितना पता है, ये कैसे कैसे मसले निकालता है और ला के हमें साथ शेयर करता है, और फिर उसके बाद जब वो मसला सॉल्व हो जाता है तो परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है नेटवर्क की। खूब तालियां बजती, वाह 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 वाह। अच्छा तो लगता ही था, बट ये भी था कि यार ये कैसे कैसे कर रहे हैं ये, हम भी तो साथ ही होते। बट एनीवे, टाइम गुजरता है थोड़ा सा, फिर मैं नदीम के साथ एक दिन बैठ गया। मैंने कहा भाई नदीम मुझे ये बताइए, ताल्लुक उनका लाहौर से था, तो मैंने कहा कि आपको हमने कराची बुलाया हुआ है, आपकी फैमिली है माशाल्लाह, बच्चे भी हैं, आपको रात को 8 बजे तो हम छोड़ते हैं रोज, घर जाके क्या करते हैं आप, और वीकेंड में भी कभी भी परेशान करते हैं? तो कहते हैं कुछ नहीं करते, घर जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, बातचीत की, सो गए, ये वो। मैंने कहा नदीम ये कहां से मसले पकड़ के लाते हैं आप, ये कैसे आपको? तो नदीम ने मुझसे कहा कि यार बात इसलिए कि मोटरोला का एक इंटरनल फोरम बना हुआ है, जहां पे डिफरेंट नेटवर्क जहां जहां लगे हुए हैं वहां पे लोग अपनी नॉलेज शेयर करते हैं जो उनको प्रॉब्लम मिलती है, और फिर उसके रेजोल्यूशंस डाल देते हैं। तो मैं भी यही करता हूँ कि जब वो आता है कुछ तो मैं निकाल के ले आता हूँ, और मैं कहता हूँ अपने नेटवर्क में चेक करते हैं। हम अपने नेटवर्क में करते हैं तो बहुत सारे केसेस में निकल निकल आता आता है, बहुत सारे केसेस है। में नहीं निकलता। लेकिन जब वो निकल आता है तो फिर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर मैं उसे नेटवर्क में डालता हूँ कि तुमने कैसे सॉल्व किया था, ये वो, इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कहा बस, कहता हाँ। तो मैंने कहा नदीम ये तो नेटवर्क्स की इतना ये जो मैनुअल्स बने हुए हैं और ये सब कुछ, कहते हैं यार ये तो सही नई नई चीजें हैं ना, ये इसकी इतनी कोई नॉलेज नहीं है। मैंने कहा मतलब नॉलेज नहीं है, ये इतने मैनुअल, कहते हैं तो ज्यादातर थ्योरी लिखी हुई है, ये मैनुअल्स भी हम चेंज करवाते हैं। यानी जब प्रॉब्लम्स पड़ती हैं तो हम फीडबैक देते हैं उनको कि भाई ये मैनुअल में गलत लिखा हुआ है, इसको सही करो, इसको सही करो, इसको सही करो। तो बहुत हद तक थ्योरी है, क्योंकि बिल्कुल नए नए नेटवर्क्स लग रहे हैं, और ये अब हम बेहतर कर रहे हैं इसको लर्निंग्स के थ्रू। तो मैंने कहा यहाँ पे कितना आता जाता है, कहते हैं यार ज्यादा तो किसी को भी आता जाता नहीं। तो मैंने कहा मतलब ज्यादा नहीं है, मतलब कहते हैं हाँ नहीं, सबको फंडामेंटल चीजें तो सबको पता है, वो तो तुम्हें ही पता होंगी, लेकिन क्या डिटेलिंग की बात करें, प्लानिंग्स का क्या रूल्स चीजें हैं, कौन कौन सी हार्डवेयर प्लानिंग कैसे होती है, ये सब सीख ही रहे हैं, क्योंकि नई फील्ड है। कोई भी आके नहीं कह सकता कि मुझे पता है इसका। ओ नदीम ने मेरे दिमाग पे से ना इतना बड़ा बोझ उतार दिया। आपकी आंखें खुल गई होंगी फिर। मैंने कहा अच्छा, कहने लगा हाँ। तो वो जो नॉलेज का अजम्पशन थी ना, जो हमारी अजम्पशन लोगों के साथ भी होती है, और ये आई थिंक लोगों में होती है कि ऑफ अगर का जो आप बुत बना हुआ था वो टूट गया होगा। बुत जो होते हैं ना, जैसे जनरली हाँ। ना आप जब लोगों से मिलते हैं तो बुत ही होते हैं, अरे ये देखो ये तो डायरेक्टर है, अरे देखो ये तो सीएफओ है, अरे ये देखो सारे जो बना देते हैं, और हम समझते हैं पता नहीं क्या 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 चीज। आई थिंक नदीम ने मुझे वो ट्रांसपेरेंसी वहां पे दी। मैंने कहा यही तो ऐसा है, सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, हमें भी नहीं पता ये बेताशा चीजें, हम भी कोशिश कर रहे होते हैं। मैंने कहा अच्छा सीख रहे हैं, ओहो, तो फिर सब साथ मिलके सीखते हैं। फिर उसके बाद जो है वो मोबिलिंग में एक तो सीडीज आती थी उस जमाने में, मोटरोला की, जीएसएम वगैरह की, तो वो फिर थोड़ी सी किताबें खरीद के लेकर आ गए, और हमने सुबह स्कूल खोल दिया।
मोबाइलिंग के अंदर। अब रोज सुबह क्लास होती है। एक दिन छोड़ के रोज सुबह क्लास होती थी और डिस्कशंस होते थे। टाइम स्लॉट्स क्या होती हैं, पीएडीएम में क्या होता है, स्लॉटेड अलोहा क्या होता है, वो जो सारे अब तो खैर भूल भाल गए हम सारी बातें, लेकिन वो होनी शुरू हो गई। और जब वो होनी शुरू हो गई तो लोगों से जो बातें होती हैं वो होती हैं, तो खत्म पता चलता कि अभी नदी में बिल्कुल ठीक कहा था। जाहिर सी बात है लोगों के पास डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं। आई थिंक वो जो था ना नदीम की जो रेवलेशन थी इस चीज की, और दूसरी इस चीज की यूएसपी कि यार ये नॉलेज गेन करना कितना इस वक्त इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नॉलेज आपने नहीं की तो फिर आप शाइन नहीं कर सकेंगे इस इंडस्ट्री के अंदर। तो बस वो दो चीजें मैंने ली। उसके बाद फिर जब मैं यूके पहुंचा तो फरागत थी, 9 to 5 की नौकरी होती थी। 2-3 महीने तो थोड़े ऐसे गुजरे कि अरे भाई ये नहीं आता, वो नहीं आता, प्लानिंग टूल यूज नहीं किया था कभी। लेकिन 3-4 महीने के बाद ही लगा भाई तो फरागत ही फरागत है। तो बस फिर एक ग्रुप बनाया, उसका नाम था anytimenow.com, एक वेबसाइट थी। मुझे नहीं पता वो भी है भी या नहीं, लेकिन anytimenow.com के नाम से थी। हमने जाके वहाँ एक ग्रुप बनाया। ग्रुप में हमने कहा कि भाई यार चलो नॉलेज शेयरिंग करते हैं। और उस नॉलेज शेयरिंग में ऑब्वियसली अपना सबसे बड़ा इंटरेस्ट अपना था। वो इतना ज्यादा फिजिकल काम किया हुआ है, टेक्निकल काम इतना कम किया है अपने नेटवर्क के ऊपर। अब यहाँ आके बैठ गए, यहाँ पे तो सिर्फ एक काम है, क्या, प्लानिंग का। तो ये आप एरिक्सन की बात कर रहे हैं या? ये मैं बात कर रहा हूँ, एलसीसी मैंने ज्वाइन की थी। एलसीसी मुझे लेके गई थी पाकिस्तान से यूके, और एलसीसी कंसल्टिंग कंपनी थी। और उसके पास प्रोजेक्ट जो था एलसीसी के पास वो था बीटी सेलनेट का, ब्रिटिश टेलीकॉम का एक मोबाइल कंपनी थी सेलनेट, जो कि आज O2 के नाम से आपको नजर आती है। तो मैंने बीटी सेलनेट ज्वाइन की थी उस वक्त उस प्रोजेक्ट पे। सो वहां पे वो साइट बैंकिंग हो रही थी, मतलब 3G लाइसेंसेस आने वाले थे, तो ये साइटें जो है ना वो अक्वायर कर करके अपने पास जमा कर रहे थे सारे ऑपरेटर्स। ऑरेंज भी ये कर रहा था, टी मोबाइल भी ये कर रहा था, वोडा भी ये कर रहा था, O2 भी ये कर रहा था। तो वो क्या ना, शुरू का पीरियड तो बड़ा वैसा गुजरा, 2-3 महीने के, समझ नहीं आ रहा था कैसे काम करेंगे। बट जब समझ आ गया तो फरागत थी, तो फिर हमने ये जंबील को उस वक्त किक ऑफ किया, ग्रुप को किक ऑफ किया। जंबील का नाम तो फिर लेटर ऑन आया, और उसमें फिर 2-3 और भी मेरे यहाँ कुलीग थे और बड़े अच्छे दोस्त। एक एहसन गौहर हैं, जहांगीर अली हैं, अली अहमद हैं। अली एक मेरे साथी होते थे। तो मैंने इन लोगों को पकड़ा, मैंने कहा चलो कुछ बनाते हैं, कुछ ग्रुप कराते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो जो नाम सजेस्ट किया था वो एहसन गौहर ने किया था, इसका नाम जंबील। क्योंकि मेरा पॉइंट ये था कि यार जो टेलीकॉम है ना, टेलीकॉम उसको कवर करना। टेक्निकल नॉलेज तो हमारी एक चीज है, लेकिन उसके साथ बाकी सारी चीजें भी कनेक्टेड है, क्योंकि इट्स अ न्यू इंडस्ट्री। हमें नहीं पता, बच्चे पीछे आ रहे हैं, उनको गाइड करना होगा। फिर ट्रैवल करते हैं आप, राइट, यानी आप फर्स्ट करें आपका जॉब हो गई तो आप किसी और मुल्क में गए। अब उस मुल्क में अगर आपको कोई बंदा मिल गया टेलीकॉम का, तो वो उसको असिस्टेंस हो जाएगी। फिर बिल्कुल। बाहर के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे थे, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स। वो डॉलर का लफ्ज देखते हो, कहते हैं लो मैं साइन कर देता हूँ। हम कहते हैं भाई पहले देखते लो वो कॉन्ट्रैक्ट में डिटेल में क्या लिखा हुआ है। तो वो गाइडेंस, क्योंकि उन्होंने लोगों ने इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट उससे पहले देखे नहीं थे कि उसमें क्या चीजें आती। तो इस सारी के लिए हमने कहा यार ऐसा नाम होना चाहिए जो ऑल थिंग टेलीकॉम हो। तो फिर ऐसे ने सजेस्ट किया था इसका नाम रख देते हैं। उमर यार की जंबील नहीं थी, उसके पास सारी चीजें निकल आया करती थी, तो बस वो जंबील हमने उसका नाम रख दिया। और फिर उसके बाद नॉलेज शेयरिंग स्टार्ट की। देखें, स्टार्ट करने का क्रेडिट बिल्कुल जाता होगा, बट चलाने का क्रेडिट जो है ना वो सारा उन लोगों के ऊपर है जिन्होंने नॉलेज शेयरिंग वाकई की। क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चे उस प्लेटफॉर्म के ऊपर नॉलेज शेयर किया करते थे, और इतने माशाल्लाह ज़हीन बच्चे थे कि जिनकी वजह से फिर लोगों को कितना फायदा हुआ। तो आई थिंक मेरा काम होगा 5%, 95% तो उन लोगों का रोल था जो कि एक एक ईमेल को पढ़ा करते थे, अपना जितनी भी लर्निंग होती थी वो शेयर करते थे, और नहीं होती थी तो दूसरों से डिस्कस करके शेयर किया करते थे। तो बस वो नॉलेज, यानी कि आपने उस ज़माने में एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर दिया था ना, जो भी नए या एग्जिस्टिंग इंजीनियर्स जो काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में, तो उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम है कि भाई कोई भी इश्यू हो, चाहे टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, करियर के हवाले से हो, जॉब के हवाले से हो, तो वो एक आपने प्लेटफॉर्म दे दिया कि हाँ भाई यहाँ चले जाओ, यहाँ से तुम्हें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। यू आर नॉट अलोन। हुँ। ये सपोर्ट थी हर टेलीकॉम इंजीनियर की कि यू आर नॉट अलोन। क्योंकि कोई जवाब नहीं होता था ना, तो फिर मैं उसे बता देता था कि यार तुम्हारे पास जवाब नहीं आया, मैं तुम्हें असिस्ट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता।
और क्योंकि इतनी फरागत थी, कुछ करने को होता नहीं था यहाँ पे, तो कभी-कभी तो मैं लोगों को फ़ोन भी कर दिया करता था। मैं कहता था ये तुम्हारा क्वेरी आई हुई है, इसमें तो ये मसला है, इसके साथ तो ये मसला है। तो वो वही ऑब्जेक्टिव यही था कि यार आपकी इतनी सी हेल्प, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान गया हूँ फर्स्ट टाइम, जब ये ज़मीन थोड़ी-सी पॉपुलर हो गई थी तो मैं गया हूँ। तो मैंने जब लोगों को वहाँ देखा है ना, तो मैंने कहा मैं करता क्या हूँ, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी बेहतर हो गई है। ऐसे बच्चों की नौकरियाँ हो गई हैं, जिनकी कोई सिफ़ारिश नहीं थी, कोई कनेक्ट वो नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। बेसिक आपको पता है जो हमारे पाकिस्तान के मसाइल थे। तो मैं जब उनसे मिलता था मैं कहता था यार ये मुझे इतना रिगार्ड कर रहे हैं, मेरी इतनी इज्जत कर रहे हैं, मुझे कहते हैं मोहसिन भाई खाना खा लें, ये कर लें, वो कर लें, मैंने किया क्या है? मैंने कुछ नहीं किया उस पॉइंट ऑफ व्यू से जिस हिसाब से मुझे वो मिल रहा है। तो मुझे वो अंदाजा हो रहा था कि मेरी इतनी सी सिर्फ इस चीज पे कि नॉलेज शेयर कर लेते हैं और चलो हेल्प हो जाएगी, उसका हम्म इम्पैक्ट कितना मैसिव था। और ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, अर्ली 2000 की, 2002-3 की बात कर रहा हूँ। और 2004 में आई थिंक ये लाइसेंस वगैरह आ गए थे सारे, तो और थोड़ी एकदम से इंडस्ट्री ग्रो हुई, मेरे ऊपर लाइन लग गई कि जी वो हमें तो पार्ट बनना है ज़मील का। बट ज़मील में कुछ चीज़ें थोड़ी सी वो की हुई थी, क्या कहा जाएगा, थोड़ा कंट्रोल किया हुआ था। एक तो ये था कि अगर आप जानते नहीं है ना किसी को, तो आप ऐड नहीं हो सकते। अच्छा तो जरूरी है कि वो आप यासीन का नाम लें कि यासीन यहाँ के मेंबर हैं, उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम इसको ज्वाइन कर लो, मैंने यहाँ से पढ़ा है या यहाँ जॉब करता हूँ। मतलब रेलेवेंसी और रेफरेंस, ये दो चीजें जो है ना वो बहुत क्रिटिकल थी। जो मेरे ख़्याल में ज़रूरी भी है क्योंकि फिर क्योंकि अगर आपका फ़ोकस टेलीकॉम के हवाले से ही है, तो आप चाहेंगे कि उसमें लोग भी उसी फ़ील्ड से रिलेटेड आएँ ना, ताकि ऐसा ना हो कि कोई फाइनेंस का बंदा आ गया, कोई अकाउंटिंग का बंदा आ गया, फिर वो जो डिस्कशन हो रहा है वो फिर साइड ट्रैक हो जाता है। बिल्कुल हुँ, बिल्कुल ऐसा। और आई थिंक वो जो उसकी क्या कहा जाएगा यूनिकनेस थी, कोर यूनिकनेस, वो हुँ, रही इसीलिए रेलेवेंट, क्योंकि वो सिर्फ बात ही ये करती थी, सिर्फ यही बात होती थी, टेलीकॉम में ये हो रहा है, टेलीकॉम में ये हो रहा है, मुझे टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको ये सॉल्व करना है, कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या हो रहा है, जॉब्स का क्या हो रहा है, बस सिवाय इसके और कोई तीसरी बात नहीं होती थी। इवेंचुअली लोगों ने फिर वो कंपनीज के रिव्यूज डालना शुरू कर दिए थे कि यार इस कंपनी ने मेरे साथ बुरा कर दिया, ये कर दिया। तो वो प्रॉब्ली आई थिंक 2007 में स्टार्ट हुआ था, जो कि वो मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सही है गलत है। बट वो स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो बहुत लेट स्टार्ट हुआ था। उससे पहले तो सिर्फ ये बात होती थी कि टेक्निकल इशू क्या है, इसको रिजॉल्व कैसे करना है, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे आ रहे हैं, जॉब्स। बहुत सारे जो मैनेजर्स थे हमारे, यंग मैनेजर्स, 2-2 3-3 साल के एक्सपीरियंस, वो जॉब्स पोस्ट किया करते थे कि यार ये जॉब है, ये जॉब है, ये जॉब है, इस तरह से। और फिर कुछ शिकायतें करते थे और तो सारे सीवी आ जाते हैं हमारे पास, बट ये वाले मसाइल को वो देख रही थी। तो एनीवे आई थिंक काफी उस पीरियड के हिसाब से तो इसलिए भी काफी बड़ी हो गई थी, क्योंकि कोई उस वक्त इतनी रिसोर्स अवेलेबल नहीं थी और इंटरनेट पे इतना कंटेंट भी अवेलेबल नहीं था। अब तो हुँ, कंटेंट की बेतहाशा कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन उस पीरियड में कोई ऐसा कंटेंट अवेलेबल नहीं था। तो लोग रिलाय करते थे इसके ऊपर। फिर हमने भी काफी कुछ ये किया था कि वो कुछ चेक लिस्टें बना दी थी, 3G कैसे नेटवर्क कैसे प्लान होता है, जो जो फॉर एवर टाइम मिलती है। आई थिंक वो डेटाबेस में भी लोगों ने बहुत सारी फाइलें डाली हुई थी, हुँ, ताकि वो तुम शेयर कर लो। अगर कोई चीज ऐसी है तुम्हारे पास तो जाकर डाल दो उसके अंदर, वो बंदा आएगा उसको मिल जाएगा। तो एक तरह से अपना छोटा सा इंटरनेट क्रिएट किया हुआ था। मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा डेटाबेस तो नहीं था, लेकिन 100-200 फाइलें पड़ी हुई थी उसके अंदर, ज़मील के अंदर, जो लोग फिर शेयर किया करते थे कि यार ये काम किया है, ये काम किया है। तो डेटाबेस भी था और फिर इस तरह की कम्युनिकेशन थी। बट आई थिंक थोड़ी अर्ली थी, तो इस वजह से लोगों को ज्यादा फायदा हुआ, और कोई और था नहीं उस वक्त जो कि इस चीज को एड्रेस कर रहा है। तो बस ज़मील चलती रही और मैं बहुत इन्वॉल्व रहा ज़मील के अंदर, क्योंकि यहाँ तो आपको पता है 9 to 5 की जॉब होती है, यूके हुँ, में तो टाइम काफी होता था। फिर हुआ ये कि 2006 में आईफोन की खबरें आनी शुरू हो गई थी। स्टीव जॉब का नाम आना शुरू हो गया था। और फिर जब ये आईफोन यहाँ लॉन्च हो रहा है, और मैंने जब यहाँ लोगों को खासकर ऑपरेटर्स का मैंने रिएक्शन देखा कि किस तरह से वो डेस्परेट हुए हुए हैं कि यार वो हमें, हम इस मार्केट में लॉन्च करेंगे, यूके मार्केट में हम करेंगे। और वो जो स्टीव जॉब है वो कह रहा है मैं लॉन्च पे मार्केट में एक ऑपरेटर को दूंगा, सबको नहीं दूंगा। तो आई थिंक वहां AT&T को दिया था यूएस के अंदर, यहाँ पे वो कह रहा था कि हम
सेलेक्ट करेंगे किसको दें, वोडा को दें, O2 को दें, और ये सब लगे हुए कि हम। मैंने कहा कि यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने इससे पहले वेंडर्स को जो है वो ऑपरेटर्स के साथ इस तरह की रिलेशनशिप में नहीं देखा था। बिल्कुल अदर वे राउंड होती थी रिलेशनशिप। सो उसने मुझे इंट्रीग किया कि मैंने स्टीव जॉब को पढूं, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा था कि कौन बंदा है। फिर जब मैंने उसकी स्पीच सुनी, वहां पे शायद स्टैनफोर्ड की इसकी स्पीच सुनी, फिर उसकी थोड़ी लाइव स्ट्रीम पढ़ी, और फिर तो ऑब्वियसली वो बंदा ऐसा था कि उससे आपने इंस्पायर होना था। आप कहते हैं यार ये क्या क्या चीज है ये। और फिर उसकी ये अप्रोच कि यार मोबाइल फोन बनाने नहीं है आपको, अब तक 20 साल हो गया आपको टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर, और देखो मैं एक मोबाइल फोन लॉन्च कर रहा हूं जिसपे सिर्फ स्क्रीन है एक, कोई बटन्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और दूसरे ये कि मैं जो चार्ज करूंगा आपको ना, वो डेटा यूसेज की बेसिस पे चार्ज करूंगा। अब आप सोचिए कि जो इंडस्ट्री फेल हो चुकी थी अपने 3G लाइसेंसेस बेच के 2000 के अंदर, उसमें 2006-7 में एक बंदा आया, वो भी कह रहा है कि यार जो फोन आप मैं चार्ज करूंगा ना, वो डेटा यूसेज की बात की बेसिस पे करूंगा। तो ये तो ड्रीम कम ट्रू नहीं था। तो ये दोनों बातें उसके साथ थी। यानी कि दुनिया में ऑपरेटर्स ने 3G नेटवर्क तो डिप्लॉय कर दिया, लेकिन उसका यूज नहीं हो रहा। हाँ, तो वो स्टीव जॉब ने से जो मैंने चीज सीखी, वो सीखी है कि टेलीकॉम नेटवर्क्स ये तो समझ गए हैं कि हमें कनेक्ट करना है, लेकिन टेलीकॉम नेटवर्क्स ये नहीं समझे कि कनेक्ट करके क्या करना क्या है। तो जो वैल्यू एक्सट्रैक्शन है उस रिलेशनशिप की, है ना, वैल्यू एक्सट्रैक्शन है, यानी अब्बा अम्मा तो हैं लेकिन बच्चों में मेहनत नहीं करते, तो भी ऐसे अब्बा अम्मा का क्या फायदा जो बच्चों में मेहनत ना करते हो। तो इसी तरह से रिलेशनशिप का था इनका कि यार रिलेशनशिप तो बना दिया आपने दोनों की, लेकिन वैल्यू कैसे आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उस रिलेशनशिप की। वो टेलीकॉम इंडस्ट्री को कोई क्लू नहीं था उस वक्त तक, और तभी हमारा जो डेटा था उसका बुरा हाल था। 3 जो के डेटा नेटवर्क था, 3 यहाँ का जो ऑपरेटर था, वो सबसे सस्ती वॉइस बेचा करता था। याद है जब आप कॉन्ट्रैक्ट डेटा यूसेज ही नहीं था। सबसे अच्छा पैकेज जो था वो 3 का होता था। तो 3 का होता था, क्योंकि बेचारे क्या करते, वो जो ड्रीम था कि जी वो डेटा पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगा, तो वो डेटा को ड्राइव कौन करेगा, नेटवर्क तो लगा दिया, कंटेंट कहां से आएगा। तो खैर एनीवे, तो स्टीव जॉब को जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा यार ये तो सही कह रहा है ये, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बस अब कब तक लगेगा। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो 2G में लगा दिया आपने, चलो 3G में, क्योंकि 3G में कम साइटें लगी थी, राइट, अपग्रेड हुआ था। 2G सबसे मैसिव जो नेटवर्क लगा हुआ है दुनिया का, जो स्प्रेड आउट हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, वो 2G का नेटवर्क था। उसके बाद फिर 3G आया, वो छोटा नेटवर्क था, फिर ऑब्वियसली फिर अब सारे अपग्रेड चलते रहे। तो मैंने कहा ये तो सही कह रहा। बस फिर आई थिंक 2006 से ही वो दिमाग में आ गया था कि यार ये तो कुछ और करना चाहिए, ये फील्ड तो टेलीकॉम वाली तो आगे जाती हुई जो है वो नजर नहीं आ रही है। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later.